आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। और ये वीडियो हमारी जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पेपर 1 के लिए बनाई जा रही है, जिसका पेपर हमारा कल है। उम्मीद है ये रात को 9:30 10 ओ क्लॉक तक इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा इसका इशू था इसलिए डिले आया इसके अंदर। खैर, हमारा जो कल का पेपर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, बेसिकली ये थ्योरी का पेपर होता है। जहाँ भी आपको थ्योरी वर्ड मिलेगा ना, कम से कम सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में, वहाँ इस बात को ज़हन से वो कर लेना कि इसमें से मोस्टली पार्ट होगा जो आपका डायरेक्टली बुक से होगा, कुछ पार्ट होगा जहाँ आपने बुक और गिवन चीज़ों को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, ये इस पे यानी जब भी आप थ्योरी पेपर की बात करते हो, ये उसकी खूबी होती है, स्पेशली फॉर सोशल साइंसेस। हाँ, हमारे जो साइंस के पेपर्स हैं वहाँ इसमें डिफरेंस आता है, वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी टेक्निक्स आपको बतानी चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोशल साइंस में ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, हम पहले इस पेपर की डायनेमिक्स पे बात करते हैं, इसकी जो हमारा पेपर की अटैम्प्ट है उस पर बात करेंगे, फिर कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं जिनके ऊपर कुछ बातें मेन बताने वाली हैं, उन पर ज़रूर बात करेंगे। हमारा जो पेपर है उसका टाइम 1 घंटा 45 मिनट होता है। ठीक है, इसमें जो मेन बात है वो ये है कि आपको एडिशनल मटीरियल अलाउड नहीं होता। आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, इसमें हमारा कैसी वाला कैलकुलेटर होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पर मैथ्स के पेपर में, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हो गई। बाकी आपका जो डायग्राम्स आ जाती हैं, कोई ग्राफ्स आ जाते हैं, उसके लिए पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है पेंसिल यूज़ करना, क्योंकि उन्होंने मे यूज़ लिखा होता है, आप चाहो तो पेंसिल बना सकते हो। बाकी सारे पेपर के लिए आपने पेन यूज़ करना है, पॉइंटर यूज़ करना है, यानी कि परमानेंट इंक यूज़ करनी है, फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। जो मेन बात हमारे यहाँ डिस्कस करने वाली है ना, वो आ जाएगी इस पेपर के अटैम्प्ट के ऊपर, हमारा जो मार्किंग की पॉलिसीज़ है। देखो, जो कुछ इसमें हमारे पास ना जो जेनेरिक मार्क्स की चीज़ें होती हैं, जो जेनेरिक चीज़ों से मुराद ये है कि जो चीज़ें ओवरऑल पेपर पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं कि हर क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम में आंसर दिया होता है जेनेरिक लेवल का आंसर होता है। ज़रूरी नहीं कि वही आंसर लिखना हो, जब तक उससे मिलता जुलता आप आंसर दे दोगे या जो आंसर वहाँ पे फिट होता दे दोगे, दैट्स मोर देन एनफ, वो आपका आंसर सही होगा। अपार्ट फ्रॉम अ वेरी फ्यू क्वेश्चन जहाँ सिर्फ करेक्ट आंसर ही चलता है, या जहाँ एक ही तरह का आंसर होता है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपको होल मार्क्स अप्लाई होते हैं। होल मार्क्स से मुराद ये है कि आपको 0.5 0.25 इस तरह मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक हो गया, और सही आंसर्स के लिए आपको पॉजिटिव मार्किंग की जाती है। अगर आप कोई वैलिड आंसर देते हो जो कि मार्किंग स्कीम में नहीं है लेकिन वो वहाँ पे वैलिड है आंसर, तो उसके लिए भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके इवन अगर कोई आंसर इस तरह का है ना जो आपके सिलेबस के अंदर जो उन्होंने एक्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन उस सिचुएशन में वो आंसर सही अप्लाई होता है, वो आपको उसके मार्क्स दे देगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अक्सर ना जो हमारे से, मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ वाले पार्ट से, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। जो फिशिंग वाला चैप्टर नहीं था वहाँ बाय कैच के बारे में इतना उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फिशिंग का, ये जो मैकेनिकल फिशिंग का नुकसान लिखो तो उसमें बाय कैच लिख सकते हो। हालांकि वो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ये है कि उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। मकसद ये कि जो चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है लेकिन वो चीज़ आपकी वहाँ पे फिट होती है, उसके आंसर दोगे मार्क्स मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत आंसर का, एरर देने का आपको -1 वो नहीं देगा। ओमिशन से मुराद होता है कुछ चीज़ मिस कर देना, एरर होता है कुछ गलत लिख देना, इसके वो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा। ठीक है, जो आपका स्पेलिंग है, ग्रामर है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, जब तक आपके आंसर का मीनिंग नहीं बदलता, आपके स्पेलिंग चेंज होने से, ग्रामर चेंज होने से, पंक्चुएशन चेंज होने से, जब तक आपके आंसर का मीनिंग एम्बिगुअस नहीं, एम्बिगुअस का मतलब होता है डबल मीनिंग ना हो जाए, यानी कि एक दो मुख्तलिफ तरह के मीनिंग समझ आ रहे हो, उस टाइम तक जो है वो आपको इन चीज़ों के लिए डिस्क्रेडिट नहीं करेगा, आपको इनकी वजह से मार्क्स नहीं काटेगा। खैर, ये तो हमारी बड़ी वो हो गई, यानी कि बड़ी सिंपल सी बातें हो गई। अब आते हैं इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन की टाइप्स होती हैं, उन पर बात कर लेते हैं। देखो, एक तो हमारे पास जो ना मोस्टली क्वेश्चन इस पेपर में आएंगे, अगर हम उसको एक उससे देखें तो देखो, या तो आपको देगा कोई प्रोसेस फॉर्मेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ एक क्वेश्चन खुला हुआ है, वो कहता है, और उसमें वो आपको कोई अगर साथ उसका एनेक्डोटल मटेरियल दे रहा है, जो समझने वाली बात है, एनेक्डोटल मटेरियल से मुराद ये वो कोई डायग्राम दे रहा है, कोई ग्राफ दे रहा है, और वो उसके रेफरेंस से पूछ रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि कोई ऐसी चीज़ अवॉइड करनी है जो उस ग्राफ में मौजूद ना हो। जैसे मेरे पास यहाँ एक जो क्वेश्चन है, ये 2019 का स्पेसिमेन पेपर आया था, मैंने वो खोला हुआ है। उसमें वो कहता है कि यहाँ पे उसने कहा है कि यूज द डायग्राम एंड योर ओन नॉलेज टू एक्सप्लेन हाउ एसिड रेन इज फॉर्म। वो ऑब्वियसली बात है, डायग्राम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। यहाँ जो वो चाह रहा है, बेसिकली बात इस तरह होती है, इस तरह क्वेश्चंस के अंदर वो आपसे ये चाह रहा होता है कि जो चीज़ उसने आपको दी हुई है उसको पिक करो, कनेक्ट योर नॉलेज विद इट, और आप उसके अंदर जो है उसके आंसर्स निकाल सको। ठीक है, जैसे हमें पता है कि देखो, उसने वहाँ पे डायग्राम से दी हुई है ना, उसमें उसने एक जगह वोल्केनो की इरप्शन दिखाई हुई है। ठीक है, अब आपको तस्वीर में वोल्केनो की इरप्शन और SO2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपका अपना नॉलेज यहाँ पे बात करेगा कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है
उसके अंदर ऑब्वियसली बात है या फ्यूल बर्न होते हैं, इनके अंदर से जो है आपका SO2 और आपका NO2 जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सॉरी आपका NO प्रोड्यूस होता है, उसके किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकता है। ये जब होते हैं ऑब्वियसली बात है, जब मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ये हमारा जो है एसिड वो फॉर्म, एसिड का एक वो फॉर्म करते हैं, जिसके बाद ये लो pH होता है तो एसिडिक फॉर्म में आ जाते हैं वो उसकी, और इसको हम लोग कोई भी नेम्ड एसिड का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी बात क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आमतौर पे मार्किंग स्कीम है ना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने ही मार्क्स का वो आपसे आंसर, उतने ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाह रहा होगा। यहाँ दो डिफरेंट बातें हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ ताकि आपको एक बात क्लियर हो। पहली चीज़ ये होती है कि आपको मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ क्या है। मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ वो होती है कि जिससे आप अगर उतना लिखा होगे, अगर आप उससे एक लफ्ज़ भी ऊपर नहीं जाते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ वो आपसे कह रहा होगा ना कि यूज़ द डायग्राम हो गया, स्टेट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या आपके पास हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, एक्सप्लेन के क्वेश्चंस हो गए। आमतौर पे एक्सप्लेन के क्वेश्चंस भी जो कम मार्क्स वाले आएंगे, 3 4 5 इस तरह मार्क्स, 3 2 1 इस तरह मार्क्स वाले, इसके अंदर उसकी मंशा ये होगी एग्जामिनर की, वो चाह ये रहा होगा कि आप जो हो ना, स्पेशली सेक्शन 1 में आपके इस पेपर का जो सेक्शन 1 है उसके अंदर तो आमतौर पे इस तरह होगा कि वही चाह रहा होगा कि जितने मार्क्स की चीज़ है ना, मिनिमम आप उतनी डिस्टिंक्ट डिफरेंट बातें लिखाओ, ठीक है। अब डिफरेंट बातों का मतलब समझो। डिफरेंट बातों का मतलब ये होता है कि जिनमें आप जिस बात से कोई इंपॉर्टेंट नई चीज़ पता लग रही हो। देखो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मैं पॉइंट लिखता हूँ कि यार इससे SO2 जो है वो उसमें जाता है, और मैं नीचे लिख देता हूँ कि यानी पहला मैं पॉइंट लिखता हूँ कि पॉइंट से मुराद है पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना आपने, प्रोज फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि यार आई कैन सी फ्रॉम द डायग्राम जो है वन जो एक चीज़ शो हो रही है कि वोल्केनो एरप्शन वजह से जो है या आपके उससे जो है SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रोड्यूस होती है। फुल स्टॉप लगा के मैं अगली बात ये लिखता हूँ कि SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो दो बातें हैं ना, इसमें मैं किसी के नॉलेज में कोई इंक्रीज नहीं ला रहा, क्योंकि एग्जामिनर को बाय नेचर ये बात पता है या किसी को भी पता है कि जब मैं SO2 लिख रहा हूँ इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो मैं बात से समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट कंसीडर करूंगा, मैं समझूंगा कि मैंने 2 मार्क्स के लिए 2 डिफरेंट बातें लिख दी हैं, तो मैं गलत ही बात समझूंगा, क्योंकि इससे मैंने कोई ऐसी डिस्टिंक्ट डिफरेंट बात नहीं की जिससे एग्जामिनर के नॉलेज में कोई खातर ख्वाह इजाफा हुआ हो जो मैंने आंसर देना है उसके बारे में, ठीक है। यही अगर मैं ये लिखता कि यार वोल्केनो इरप्शन और जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होते हैं या जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उससे ये चीज़ें प्रोड्यूस, उससे SO2 प्रोड्यूस होता है। अब ये एक ही लाइन है, मैंने अगर देखो ना एक सिंपल लाइन है, मैं लिखता हूँ कि वोल्केनिक इरप्शन एंड ग्रीन हाउसेज एंड क्या होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वेयर फॉसिल फ्यूल इज बर्न कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ SO2, ठीक है। अब एक बात समझो, ये जो पूरी लाइन है हालांकि एक सिंगल सेंटेंस है, लेकिन इसमें मैंने 2 मेन डिफरेंट बातें कन्वे की हैं। एक मैंने उसका सोर्स कन्वे किया है, सोर्स क्या है, वोल्केनो की इरप्शन होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया हमारा, ग्रीन हाउसेज हो गए हमारे, इंडस्ट्रीज हो गई, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो गई, मैंने उसके सारे सोर्सेज बता दिए, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज। ये मैंने एक डिस्टिंक्ट बात कर दी। उसी जुमले में मैंने दूसरी डिस्टिंक्ट बात क्या की, मैंने आगे जाकर कह दिया कि ये जो होता है इससे ये जो एक पर्टिकुलर यानी NO नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के मुख्तलिफ टाइप्स और जो आपका वो है सल्फर डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस होती है। ये हालांकि एक सिंगल सेंटेंस है, मैंने इसमें 2 डिफरेंट सेंटेंस नहीं बनाए, लेकिन ये उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 डिफरेंट बातें कन्वे कर रहा है, तो मेरे 3 में से 2 मार्क्स ही पक्के हो गए, ठीक है। ये तो हो गई मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपने अगर 3 मार्क्स हैं सेक्शन A के अंदर कम से कम जो है 3 मार्क्स से 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट बातें यहाँ पे लिख देनी है उसको कवर कर रही हूँ। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, मैंने हमेशा मुख्तलिफ पेपरों में ये बात की है। देखो उसने मार्किंग स्कीम के स्टार्ट में क्लियरली कहा हुआ है कि वो आपको पॉजिटिव मार्किंग करेगा। पॉजिटिव मार्किंग से ये कि वो आपको हर सही मार्क्स के लिए आंसर देगा, गलत मार्क्स आपको गलत चीज़ की कुछ काटेगा नहीं, ठीक है, माइनस कुछ नहीं करेगा आपको। जब आप मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट कर लो ना, इतना टाइम भी होता है, इतनी जगह भी अवेलेबल होती है कि अगर आपको और कुछ सही बात जहन में आ रही है उसके बारे में, वहाँ पे कोई और सही पॉइंट नज़र आ रहा है, कोई सही बात आपको अप्लाई होती नज़र आ रही है, उसको वहाँ लिखाओ, ठीक है। और अमूमन आपके इस पेपर के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ एग्जैक्टली जितने मार्क्स हैं उतनी ही डिस्टिंक्ट बातें बनती हों। अमूमन अगर आप मार्किंग स्कीम खोलोगे तो आपको सेक्शन A के आंसर्स के अंदर ये मिल जाएगा कि सेक्शन A के आंसर्स के अंदर जो है आपके पास एक यानी वेरिएबिलिटी अवेलेबल है। वेरिएबिलिटी से मुराद ये है कि वो आपको कहेगा कि भाई 3 में से 5 को कर दो, 3 में से 4 को कर दो, इस तरीके से आपके पास वेरिएबिलिटी अवेलेबल होगी, आप उसमें से चूज करके जो है उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मकसद यानी ये मेन बात ये आती है कि आपने वहाँ पे एज अ चॉइस आपके पास ज़्यादा आंसर्स अवेलेबल होंगे, उसमें से चूज करके आप चूज करने से मुराद ये कि आपके पास इतना पॉइंट वो एक स्पेस अवेलेबल होगी। स्पेस से मुराद ये इतना आपके पास चांस अवेलेबल होगा कि अगर आप उन 5 में से 3 लिखाते हो मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको जो बाकी बातें नजर आ रही हैं प्रोबेबली वो भी उस आंसर मार्किंग स्कीम में हो सकती हैं, तो वो आप लिखाएं वहाँ पे, ठीक है। ये आपको एक सेफ साइड दे देगा कि अगर आपने जो 3 बातें मिनिमम सोच के लिखी थी कि 3 में डिस्टिंक्ट बातें जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कम से कम अगर उनमें से गलत होती है माइनस मार्किंग नहीं होगी, इनमें से जो सही होगी उसकी पॉजिटिव मार्किंग होकर आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे,
ठीक है, हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं। बहुत मैंने आपको कहा कि कम क्वेश्चन इस तरह के होंगे जहाँ जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतनी ही बातों का उसने आंसर दिया हो। इसका आसान तरीका ये हो सकता है कि आप मार्किंग स्कीम देखो ना, तो आपको मोस्टली क्वेश्चन के आंसर लिखा हुआ आ जाएगा एनी वन फ्रॉम, एनी टू फ्रॉम, इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद वो हमें कहता है कि इसी क्वेश्चन में उसने जाकर पूछा कि भाई ए से ट्रेन का आप बताओ कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। इसके हमें पता है हमें बहुत सारे इंपैक्ट्स आपके जहन में आ जाएंगे भाई। इससे ऑब्वियस ही बात है जो हमारी वेजिटेशन होती है वो ख़राब होती है, बिल्डिंग्स का जो मटेरियल होता है वो करोड हो सकता है, या एरोजिव मटेरियल वो यानी उसे एरोड कर सकती है, ठीक है। जो आपकी फिश पॉपुलेशन होती है मतलब उसके अंदर वो के पीएच लेवल वो होता है यानी गिरना शुरू हो जाता है उसका, उससे उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हैं, आप इनमें से एक लिखा हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 5 लिखा हो, कोई ना कोई तो सही हो जाएगा उनमें से, आपके वो जो है बच जाएंगे। इस तरह अपने आप को सेफ साइड में लेके जाया करो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, हाँ, जब वो आपको क्वेश्चन देता है, कुछ क्वेश्चन वो आपको देता होता है जहाँ वो आपसे डायरेक्टली पूछता है स्टेट 2 पॉजिटिव इफेक्ट्स, स्टेट 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव इफेक्ट, स्टेट 2 नेगेटिव इफेक्ट्स। इस तरह के क्वेश्चन में आपने ध्यान ये करना है कि जो कि उसमें आपने अमूमन इस तरह के क्वेश्चन में वो आपको अलग अलग जगह भी देगा, पॉजिटिव इफेक्ट 1 की जगह, पॉजिटिव इफेक्ट 2 की जगह, या पॉजिटिव इफेक्ट की जगह नेगेटिव इफेक्ट की जगह। ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके दोनों पॉइंट्स इतने सिमिलर ना हो कि उसको लगे आपने एक ही बात को रिपीट किया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपके जिसमें 5-10 पॉइंट्स आ रहे हैं ना एक आंसर के अंदर एक बात है, तो वो दो सिलेक्ट करना जो यानी जो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो, ठीक है। अगर आप उसने आपसे 2 पॉजिटिव्स मांगे हैं तो कोशिश करना कि वो 2 सिलेक्ट करो जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, ताकि आपको ये चांस ना हो कि आप एक सेम बात को दूसरे अंदाज से रिपीट करके आ गए हो। ये वही वाली बात ना हो जाए कि होता है ना, द हाउस इज ऑफ रेड कलर एंड रेड कलर इज पेंटेड ऑन द हाउस, ठीक है। तो वो दोनों एक ही बात ही लिखानी, आपने डिफरेंट जो है उसको बातों को लिख के आना है, उस तरह की गलती का वहाँ ध्यान करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस तरह जो है हमारे पास कुछ पे भी आता है डिस्क्राइब 2 स्ट्रेटजीज, ठीक है, 2 मेथड्स 2 वेज। जब भी यानी आपसे 2 बातें जब पूछेगा तो आपका वहाँ पे फोकस होना चाहिए वो ये है कि आप डिस्टिंक्ट बातों की तरफ जाओ, सिमिलर बहुत बातें ना लिखाना, वो आपको मसला करेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें ये है हमारे पास, कभी कभी वो डायग्राम्स के अंदर, कभी कभी वो ग्राफ्स के अंदर आपको किसी बहुत स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जो है ना यानी फोकस कर रहा होगा, उसमें यानी कि उस चीज़ का बेसिकली समझाने का मतलब क्या है। हो सकता है उस चीज़ का कलर, हो सकता है उस चीज़ का जेंडर, हो सकता है उस चीज़ का कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, हो सकता है उस चीज़ की क्या नाम है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। ये चीज़ें वहाँ पे कंपलसरी पार्ट ऑफ द आंसर हो। जैसे फ़र्ज़ करते हैं वो डायग्राम आपको दे देता है, उसमें ना वो फोकस कर रहा है पूरे डायग्राम के अंदर अफ्रीकन एलिफेंट्स के ऊपर, अफ्रीकन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स। देखो, अगर उसने सिर्फ एलिफेंट्स की बात करनी होती ना तो वो नेचुरली उसका तरीका ये होता कि वो वहां पे अफ्रीकन का वर्ड मेंशन ही ना करता। उसे क्या जरूरत है अफ्रीकन का वर्ड मेंशन करने की। उसने अफ्रीकन का वर्ड इतनी बार इसलिए मेंशन किया है कि जब वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछ लेता है कोई ये जो मैंने पूरी आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है इसके बारे में लिखो। अब आप आंसर लिखते हुए वहां सिर्फ एलिफेंट कर देते हो, तो बेसिकली बात यह है कि आपने वहां पे जो मेन एक करेक्टरिस्टिक थी जो उस चीज़ को डिस्टिंक्ट बना रही थी बाकी सबसे, वो आपने मिस करा दी है। यहाँ पे आपके पेपर में इसकी मिसाल 2019 के स्पेसिफिक पेपर में आपको क्वेश्चन 3 मिल जाएगा, जहाँ उसने बात की हुई है फीमेल मॉस्किटोज की। उसने जान पूछ के फीमेल मॉस्किटो बात हुई थी मलेरिया के बारे में ना, कि मलेरिया, अब वो पूछता है कि मलेरिया का वेक्टर क्या है, यानी मलेरिया को कैरी करने वाली चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ मलेरिया को स्प्रेड करती है। अब आप वहाँ लिखाते हो सिर्फ मॉस्किटो, वो आपको मार्क्स नहीं देगा क्योंकि उसने मार्किंग स्कीम में ऐसी चीज़ों को ना अंडरलाइन किया होता है। अंडरलाइन से मुराद ये उसने बताया होता है कि यहाँ ये स्पेसिफिक वर्ड तो चाहिए ही चाहिए। वहाँ उसने लिखा हुआ है कि फीमेल मॉस्किटो, जो फीमेल का वर्ड है वहाँ ज़रूरी है क्योंकि मेल मॉस्किटो जो है वो इसको मलेरिया को स्प्रेड नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है उनसे ध्यान रखना, आपने इससे गलतियाँ नहीं करनी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ गया जो एक ज़रूरी बात है, वो आपको कहता है कई जगह वो आपको क्वेश्चन दे देगा जहाँ वो आपको कहेगा यू शुड इंक्लूड इन योर आंसर्स, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं पहले मिसाल है पढ़ता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। वो आपको कहता है डिस्क्राइब हाउ मेथड्स ऑफ वेक्टर कंट्रोल कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसने नीचे लिखा हुआ है यू शुड इंक्लूड इन योर आंसर मेथड्स ऑफ वेक्टर कंट्रोल, यानी पॉइंट 1 उसने ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है हाउ दीज मेथड्स कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, गौर समझना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आमतौर पर इस तरह क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। उसने आपको 2 स्पेसिफिक चीज़ें नेम की हुई हैं कि इनको आपने ज़रूर इंक्लूड करना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब सेक्शन 1 में क्या है, मैंने आपको ये बात बताइए कि सेक्शन ए ऑफ द पेपर में ये बात जेनेरिकली अप्लाई होती है मोस्टली, कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतनी डिस्टिंक्ट बातें वो आपसे मांगना चाह रहा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 डिस्टिंक्ट बातें उसे चाहिए। 2 चीज़ें उसने बाय नेम बताई हुई हैं कि यार ये 2 चीज़ें जो है इन पर आपने ज़रूर लिखना है। अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, आमतौर पे वो ये होगा कि इन 2 में से किसी एक चीज़ के अंदर आप 2 डिस्टिंक्ट बातें लिख सकते हो।
यानी फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मैं मेथड्स, दो डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेक्टर कंट्रोल लिख देता हूँ, मुझे इसके 2 मार्क्स आउट ऑफ 3 मिल जाएंगे। लेकिन जब तक मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा, अगर मैं उसका एक डिस्टिंक्ट पॉइंट ऐड नहीं करता तो मुझे उस पर पूरे 3/3 नहीं मिलेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर उसने 2 बातें बाय नेम बताई हुई हैं कि आपने दोनों पे लिखना है, तो आप अगर सिर्फ एक के ऊपर लिख के आते हो तो आपको उन टोटल मार्क्स में से एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मार्क्स मिलेगा। 2/3 मिल जाएंगे, हो सकता है 1/3 मिल जाए, मैक्सिमम लिमिट होती है आप दो, यानी उसके अंदर आपका 1 मार्क फिर भी रह जाएगा, जो कि आपको स्कोर करने के लिए दूसरी चीज़ के बारे में फिर भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी यहाँ वही है कि आप जो है इन अ सेंस, जो मेरी कहने का मकसद ये था कि जो आपका जितने जहन में आंसर्स आते हैं, जगह है, टाइम है, लिख दो, क्योंकि वही बात है कि आपकी पॉजिटिव मार्किंग होनी है। अच्छा, दूसरा, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर अमूमन ना प्रोग्रेशन नजर आएगी आपको, यानी वो एक ही चीज़ के बारे में 2 चीज़ें पूछ रहा होगा। जैसे उसने यहाँ कहा हुआ है, यू शुड इंक्लूड इन योर आंसर्स मेथड ऑफ वेक्टर कंट्रोल एंड हाउ दीज मेथड्स कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, नेचुरली बात यह है कि आप जब पहले वाले पार्ट को जब एड्रेस करोगे ना, इसके मेथड्स ऑफ वेक्टर कंट्रोल, तो नेचुरली आप उसके मेथड्स तो बता ही रहे हो, वहीं साथ उसके बारे में बता दो इसको यूज़ किस तरह करना है। आप एक कम एरिया यूज़ करके, अपने आंसर स्पेस का कम टाइम यूज़ करके ज़्यादा बात को कवर कर लोगे, आपके वैसे ही दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, बजाय कि पहले आप इसको पूरा करो, इसको पूरा करो, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक चीज़ और जो ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ, वो ये था कि कई बार इस तरह होता है कि वो आपको कोई डायग्राम देता है, कोई ग्राफ देता है, कोई पिक्चर देता है, लेकिन जो यानी यहाँ पे मेन बात आती है वो ये है कि वो उससे स्पेसिफिक, उसके बारे में स्पेसिफिक आपसे बात नहीं पूछ रहा होता। हमें ये होता है कि हम अक्सर समझते हैं कि यार उसने ये बात पूछी है, उसने डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में पूछी है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। उसने ये, आप अगर स्पेसिमन पेपर खोलोगे, जो 2019 का स्पेसिमन पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन 4 पे जाते हो तो वहाँ जो बात एग्जाम में आएगी, आप उसने तस्वीर दी हुई है ऊपर, ठीक है, इकोसिस्टम की तस्वीर दी हुई है। आपने नीचे क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान ये करना है कि क्या वो आपसे ये पूछ रहा है, यानी 2 चीज़ों में से एक चीज़ पूछेगा वो आपसे, या तो आपसे पूछेगा कैन यानी स्टेट समथिंग या डिस्क्राइब समथिंग या एक्सप्लेन समथिंग फ्रॉम द गिवन फोटो, द गिवन ग्राफ, द गिवन डायग्राम, या जनरल पूछ रहा है। अक्सर ये होता है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि उसने ऊपर तस्वीर, डायग्राम या ग्राफ दिया हुआ है तो इसी के बारे में पूछ रहा होगा। जब तक उसने अपनी अगली क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर, जो उसका उस पर्टिकुलर पार्ट का क्वेश्चन स्टेटमेंट है, जब तक उसके अंदर उसने स्पेसिफिकली उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया जिसके जो आपको ऊपर उसने एक एनेक्डोट दिया हुआ है, तब तक जरूरी नहीं आपने उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, स्टेट 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम के आपने 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है Ni2 की बात है। आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कुछ भी आप इस तरह डाल सकते हो। मकसद ये कि नहीं पूछा ना उसने, स्पेशली गिवन के बारे में तो नहीं पूछा। गिवन के बारे में पूछता फिर आपको ध्यान करना पड़ता कि भाई कुछ चीज़ें वहाँ पे उससे ना हो सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद आपके पास जैसे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, उनकी काउंटिंग सही किया करो। ट्रॉफिक लेवल्स की काउंटिंग में आमतौर पर गलती ये आती है कि हम उसकी जब वो करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कहने का मसला ये है, मैं आपको इसका नहीं बताऊँ, यानी जब उसकी हम काउंटिंग करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि उसको ऊपर से स्टार्ट करने लग जाते हैं। ऊपर से मुराद ये फ्रॉम टॉप डाउन मेथड से, हमेशा जो उसकी आप काउंटिंग करते हो बॉटम अप मेथड से करते हो। बॉटम मेथड से मुराद ये कि आप स्टार्ट करोगे बेस ऑफ द फूड चेन से। बेस ऑफ द फूड चेन का मतलब ये है, पहले प्रोड्यूसर आ जाएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, फिर टर्शियरी कंज्यूमर आ जाएगा। तो आपने प्रोड्यूसर ऑनवर्ड स्टार्ट करनी है उसको काउंटिंग करने की, ऊपर से नीचे स्टार्ट नहीं करना। ऊपर से नीचे स्टार्ट करते हुए आपका ट्रॉफिक लेवल गलत आएगा। ठीक है, उस पर आ जाता है सिमिलर, यानी जितना आपसे वही, इसमें ना आपको मोस्टली बातें इस तरह की मिलेंगी। अब हम आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। ठीक है, सेक्शन बी में ना अमूमन आपको जो एक डिफरेंस नज़र आएगा, टेक्निकली हम कह सकते हैं कि सेक्शन ए के मुकाबले में जो थोड़ा सा होता है ना कि आपको होता है कि यार ये एक डिफरेंस तो खैर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे थोड़ा सा होता है ना कि चेंज नज़र आता है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादातर इस तरह होगा कि मैं आपको इसको ये बताना चाहूँगा, मुझे सोचने तो मैं आपको इसकी बात किस तरह कर सकता हूँ। सेक्शन है ना, सिर्फ आपको मिलेगा बिल्कुल शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से, बताया ना 3, 2, 1 नंबर मैक्सिमम, वो तक मुश्किल ही है कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए इसके अंदर। इसमें आपको यानी टेक्निकली बेसिकली होगा कि बिल्कुल बस टू द पॉइंट होता है ना, आंसर बताने होंगे। सेक्शन बी में ये है कि सेक्शन बी में एक तो सोर्स मटेरियल जो वो आपको दे रहा होगा वो ज़्यादा मैटर करेगा। सोर्स मटेरियल से मुराद ये कि जो आपको तस्वीर, डायग्राम, ग्राफ, मैप कुछ दे रहा होगा वो ज़्यादा अप्लाई होगा, उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। और उससे ज़्यादा दूसरी बात ये है कि इसमें एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। ज़्यादा मार्क्स में 7 मार्क्स भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि उनके मार्क्स वो, यानी कि आपसे डिटेल डेवलपमेंट ऑफ द आंसर मांगेंगे। ठीक है,
अब हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं नहीं, वो तो बाकी आपके नहीं, जो स्टार्टिंग वाले पार्ट्स होंगे तो अमूमन बुकिश नॉलेज के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल बहुत से अर्थक्वेक के बारे में पूछ लेता है कि अर्थक्वेक प्लेट बाउंड्री से करीब क्यों होता है, फार क्यों नहीं होता, ये तो बिल्कुल उस तरह ये 3 मार्क्स का होगा। आपको 5-6 पॉइंट्स उसके बनते होंगे, डिस्क्रिप्ट बातें बनती होंगी, उसमें से आपने 3 मेन बातें मिनिमम लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपके जहन में आ रही है आप लिखो, तो बस बात से चलेगी। डिफरेंस इसमें जाके आएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि वो आपसे क्या कहता है, कुछ क्वेश्चन वो आपसे ग्राफ देके पूछेगा। वो आपसे पहले पूछेगा क्या नाम है कि क्या होता है ना, ग्राफ देके वो आपसे कोई सिलेक्शन करवाएगा, सिलेक्शन ग्राफ देके, कोई मैप देके, कोई डायग्राम देके वो आपसे कहेगा भाई इसमें से ये चीज़ सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने से मुराद ये कि आपको किस में मैक्सिमम अर्थक्वेक नजर आते हैं, मैक्सिमम वाटरफॉल, रेनफॉल सबसे ज़्यादा किसके अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो मांगेगा आपसे एविडेंस। इस तरह क्वेश्चन आमतौर पर 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि अमूमन यानी जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ उसमें से 1 नंबर होगा आपका सही उसको ना वो करने का, रिजर्च करने का, और आमतौर पे बाकी जो मार्क्स होते हैं वो आपके उसकी एविडेंस देने के होते हैं। इसमें ज़रूरी बात ये है कि आपने एविडेंस देनी किस तरीके से है। पहली बात तो ये कि देखना कि वो आपसे एग्जैक्टली सिलेक्ट क्या करा रहा है। कई बार इस तरह होता है कि वो आपसे एक पीरियड ऑफ टाइम सेलेक्ट करा रहा होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल का पीरियड। हमसे गलती क्या होती है, हम सिलेक्शन कर देते हैं उसके अंदर से भाई, यानी बजाय कि हम पीरियड सेलेक्ट करें, हमारी सिलेक्शन डिपेंड कर रही होती है, हम 1 साल सेलेक्ट कराते हैं। वो आपसे कह रहा होगा कि भाई इस फूड, ये जो आपको उसने डायग्राम दी है इसमें से पूरी एक फूड चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी एंड तक उसका लास्ट कंज्यूमर तक जाएगा। हम उसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आइटम उठा लाते हैं। तो इसमें ध्यान ये करना है कि वो आपसे सिलेक्ट क्या करा रहा है, ठीक है। इसमें जो आपके पास एविडेंस होता है चीज़ का, आमतौर पे ग्राफ में से एविडेंस क्या होता है, या तो ग्राफ में से एविडेंस उसकी नंबर्स होते हैं। नंबर से मुराद ये है कि उस यानी जो आपने पीरियड सेलेक्ट किया है उसमें मुख्तलिफ सालों के अंदर जो है क्या नाम है अमाउंट कितनी आ रही है, टोटल आपके पास यानी उसके फलां साल का रीडिंग्स क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। टोटल रीडिंग ऑफ द पीरियड हो सकता है, एवरेज रीडिंग ऑफ द पीरियड हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की टाइप क्या है। लेकिन मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ जो अक्रॉस द बोर्ड मोस्टली पे जो होता है अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। उसकी एवरेज हो सकती है, बाकी के साथ कंपैरिजन हो सकता है कि बाकियों में कम था इसमें ज़्यादा है, बाकियों में ज़्यादा था इसमें कम है, जो भी सिचुएशन बन रही है। ट्रेंड हो सकता है, किसी पीक पीरियड किसी पर्टिकुलर ट्रेंड की वो ज़्यादा पीक बन रही होगी या किसी पर्टिकुलर ट्रेंड का वो फॉल बन रहा होगा, इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें तो मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें और क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन उस तरह अटैम्प्ट होना है, 1 मार्क्स का वैसे ही होना है, ये भी तकरीबन वैसे ही है। हाँ, ये आगे मज़ेदार क्वेश्चन, वो आपको कहता है, वो अमूमन आपको दे देगा डिस्कशंस लोगों की, डिफरेंट बातें, डिफरेंट पॉइंट्स वो आपको दे देगा, उसमें आपको मुख्तलिफ ना आइडियाज़ देगा, ठीक है। जिस पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ मेरे पास यहाँ क्या मौजूद है। कहता है डिफरेंट पीपल इन फिलीपींस मेड कमेंट्स आफ्टर टाइफून ये वैशी, ये ऊपर उसने जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। पहला कहता है लोकल ऑफिस इन KND ओरो, अच्छा, द गवर्नमेंट इन मनीला द कैपिटल ऑफ फिलीपींस डिड नॉट गिव अस एडवांस स्टॉर्म एंड फ्लड वार्निंग्स और मनी टू बिल्ड इनफ साइक्लोन शेल्टर्स। नंबर बी पे वो कहता है गवर्नमेंट ऑफिशियल इन मनीला द गवर्नमेंट हैज अ सिस्टम टू सेंड स्टॉर्म वार्निंग्स वाया मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेजेस, इट वाज नॉट यूज्ड फॉर दिस टाइफून बिकॉज विंड स्ट्रेंथ वाज टू वीक टू ट्रिगर द वार्निंग्स। नंबर 3 पे आया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल इन मनीला, सिटी ऑफिशियल should never have allowed people to build their own shanty houses on the sand banks in the Cagayan River. उस पर लास्ट आता है environmental groups. Cagayan de Oro was at high risk because it is between steep-sided deforested mountains and the sea. No flood defenses can have been built because the local officials claimed the typhoons were infrequent in northern मिंडानो, जो भी उसका एरिया का नाम है। अब मेन बात क्या है, वो आगे से कहेगा सजेस्ट वेदर फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड टाइफून वैशी, सपोर्ट योर व्यूज विद रेफरेंसेस टू द कमेंट्स बीइंग मेड बाय डिफरेंट पीपल। ये जो लास्ट लाइन है ना, ये मेन बात है। वो कहता है कि जो व्यूज आप प्रेजेंट करोगे, जो रीजंस आप प्रेजेंट करोगे, जो आप बात करोगे, उनको आपने सपोर्ट करना है, जो ऊपर आपको उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके साथ। इन लोगों का कमेंट हो, किसी और तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन बात ये कि क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी बात क्या है, उसने यहाँ 3 तरह की चीज़ें मेंशन की हैं, सजेस्ट वेदर, फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर रिस्पॉन्सिबल। जो मैंने यहाँ बात मेन समझानी है वो ये है, देखो एक तो चीज़ ये है कि आपने जो है ना क्या होता है, एटलीस्ट आपको, यानी जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, हर एक के बारे में एक एक पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। 3 यहाँ बातें, फिजिकल फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। अब यहाँ समझना इस बात को, आप किसी एक चीज़ के बारे में मैक्सिमम 4 पॉइंट्स के क्रेडिट हासिल कर सकते हो, यानी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। अगर आप सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स पे लिखते हो,
दुनिया जहान लिखाते हो और कुछ नहीं लिखते। आपने जो लिखा वो सही था। आपने 12 पॉइंट्स लिख 12 डिफरेंट बातें लिख दी फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। आपने ना ह्यूमन फैक्टर्स को टच किया, ना आपने दोनों की बातों को टच किया। सिर्फ 12 आपने पॉइंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट बातें लिख दी फिजिकल फैक्टर्स के बारे में 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, जहां उसने 3 डिफरेंट चीज़ों के बारे में कहा था। वो आपको अगर उन 12 में से 4 चीज़ें सही है ना, बेशक बाकी 10-12 भी सही हो, लेकिन अगर 4 चीज़ें सही हैं तो वो आपको 4 मार्क्स मैक्सिमम दे देगा। आप 4 मार्क्स ज़्यादा एक चीज़ के बारे में लिख के नहीं ले सकते। अच्छा, अब ये हुआ कि आपने सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स के बारे में जो है 10 डिफरेंट बातें लिखा है, ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में 10 डिफरेंट बातें लिखा है, और ये जो लास्ट वाला था अबाउट बोथ, इसके बारे में कुछ नहीं लिख के आए। वो किसी एक के बारे में, अगर आपकी सारी बातें लिखी हुई सही है ना, किसी एक के बारे में आपको 4 मार्क्स दे देगा, किसी एक के बारे में 2 दे देगा, यानी मैक्सिमम आप 6 मार्क्स ले पाओगे। अगर आप तीन गिवन बातों में से 2 के बारे में लिखते आते हो सब कुछ सही, तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 7वां नंबर नहीं मिलेगा। 7वें नंबर के लिए आपको एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा जरूर देना पड़ेगा जो इन दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि उसने वहां मांगा हुआ है। तीसरी बात उसने ये मांगी हुई है। तो मकसद कहने का ये है कि जब वो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, जितनी बातें उसने मेंशन की होती हैं उतनी बातों को आपने कम से कम आपको टच जरूर करना पड़ेगा। कोशिश किया करो कि आप सबके बारे में तकरीबन जो है ना वो इक्वली, तो जरूरी नहीं है, मकसद ये कि सबके बारे में जितना आता है ना वो लिखाया करो, जो सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें यह कि आप कंक्लूजन जो होता है वो जो आपके पास एविडेंस आपकी बातों में आपकी बातों से आपको ज़्यादा लग रहा है वो आप कंक्लूजन में दे आओ बस। कंक्लूजन कोई 5-10 अल्फाज 100 लाइनों का होना जरूरी नहीं है, 1 लाइन का भी हो सकता है। मकसद ये कि बात को ख़त्म करना होता है एक अच्छे उसके अंदर, ठीक है। उस पर हमारे पास आ जाता है फिर वो, यानी 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3-2 मार्क्स क्वेश्चन का तो वही तरीका है आपका, जिस तरह उसको दिया हुआ वो देना आपका। कोई आपके पास ग्राफ कंप्लीशन का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना, ग्राफ कंप्लीशन में ज़रूरी बात ये होती है कि अगर सबकी विड्थ्स कॉमन चल रही हैं, ठीक है, एक बार ग्राफ है या लाइन ग्राफ है या कुछ भी है, उसमें सबकी विड्थ्स जो है बराबर चल रही हैं, तो आप जो बार बनाओगे उसकी विड्थ का मुराद है चौड़ाई उसकी भी उतनी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि उनका आपस में गैप कितना है। अगर एक डब्बे का गैप है, 2 डब्बे का गैप है, तो आपने भी अपने वाले के अंदर उतना ही गैप रखना है, नहीं रखोगे तो गलत ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। जब आप कोई अमाउंट रीड करते हो, कोई अमाउंट आप कैलकुलेट करते हो, तो उसमें ध्यान ये रखना कि उसने वहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है। अगर उसने यूनिट नहीं दिया हो तो यूनिट आपने लिखना है, बगैर यूनिट की बात नहीं होती। मैं लिखाता हूँ, आपसे मुझे कहता है एग्जाम्पल कहता है टाइम बताओ ना इसका, फलां चीज़ का टाइम आपने बताना है, आप लिखाते हो 2:30। अब भाई वो 2 hours 30 minutes है, 2:30 seconds है, 2:30 minutes है, क्या है नहीं पता। अगर उसने यूनिट नहीं दिया हुआ, यूनिट आपने लिख के आना है। अमूमन वो आपको यूनिट देगा, तो ये देख लेना कि जो यूनिट दिया हुआ है उसने, क्या आप वही चीज़ उसी यूनिट के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो या कोई गलत यूनिट कैलकुलेट करने बैठ गए हो, क्योंकि फिर आपका आंसर गलत होगा अगर आपका यूनिट डिफरेंट है और आपने नीचे डिफरेंट यूनिट के अंदर वो वैल्यू लिखा है, ठीक है। उस पर हमारे पास आ जाता है, हाँ ये ज़रूरी बात है, ये आगे मैं एक दम क्वेश्चन की टाइप यहाँ पे इस तरह की थी, उसने आपको एक मैप दे दिया, उसने आपको एक डायग्राम दे दिया, उसने आपको एक कोई चीज़ दे दी, नीचे वो आपसे 4 से 5 मार्क्स ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इसकी मैं बात अब करने लगा हूँ। वो आपको कहता है कि यहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या यहाँ पे कोई एक रिकवरी का प्रोजेक्ट हो जाता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक एंड वो है कि नेचुरल डिजास्टर हो जाए, एक एंड ये कि उसमें कोई बेहतरी आ जाए। इससे वहाँ के, अब वर्ड चेक करना, एक चीज है वो कहता है कि बीच लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक चीज वो कहता है मैंग्रोव ट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक चीज है वो कहता है कि फिश इन द वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक चीज ये वो कि यहाँ पे आपने स्पेसिफिक चीज के बारे में लिखना था। एक चीज वो आपको कह रहा है कि वहां के इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब वो आपसे इकोसिस्टम की बात करेगा, इकोसिस्टम इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों कवर कर रहा होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारे पॉइंट सिर्फ फिश इन द वाटर के बारे में लिखो, सारी डिस्टिंक्ट बातें जो है आप मैंग्रोव्स के बारे में लिखो, आपको मुख्तलिफ फैसेट्स को कवर करना पड़ेगा। अगर आप मुख्तलिफ फैसेट्स को कवर नहीं करोगे तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बेशक आप बहुत अच्छी वाली बातें लिखाओ, ठीक है। फिर वही बात है जहाँ वो आपसे 2 डिफरेंट बातें पूछे, वहाँ 2 डिस्टिंक्ट बातें कोशिश करना, ऐसे ना आप कॉमन चीज़ें कर रहे हो। अच्छा, एक ज़रूरी बात और भी है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझा करो। जहाँ स्टेट या आइडेंटिफाई का वर्ड आ जाए ना, आइडेंटिफाई तो होता है बिल्कुल आपने पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है, भाई वो पूछता है कि आइडेंटिफाई, उसमें मैप दिया हुआ है, ठीक है, वो कहता है उसमें उसने पॉपुलेशन लेवल्स शो किए हुए हैं और वो कहता है आइडेंटिफाई विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन या हाईएस्ट पॉपुलेशन। आप वहाँ से बता देते हो भाई, एग्जाम्पल है उस मैप में से, आप कहते हो पाकिस्तान, एक उस मैप में अगर आप पाकिस्तान शो हुआ है, इस आइडेंटिफाई में एक वर्ड भी लिख दो, मोर देन इनफ होता है। अगर आपका वो सही है, गलत है आप 200 लाइन लिख दो, सही नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेट वाले क्वेश्चन, जहाँ वो स्टेट की बात करेगा ना, स्टेट का वर्ड यूज़ करेगा, स्टेट वाले क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ या ना उस चीज़ का नाम बताना होता है। नाम से बात है, जैसे वो कहता है स्टेट 2 ways टू कंट्रोल मलेरिया, ठीक है। यहाँ मैंने उन तरीकों को एक्सप्लेन नहीं करना, मैं सिर्फ एक तरीका मैं कह सकता हूँ क्या होता है, यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ठीक है,
दूसरा मैं कह सकता हूँ कि क्या होता है यूजिंग ऑफ मॉस्किटो नेट्स, ठीक है। ये दो मैंने बातें स्टेट कर दी हैं। अब अगर वो मुझे कहता डिस्क्राइब, तो मैं इनका बताता ही होती कि मैं कहता यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स है, ये कि मॉस्किटो नेट्स यूजुअली प्रिवेंट द क्या होता है मॉस्किटो फ्रॉम एंटरिंग इन, और ये आमतौर पे नाइट टाइम यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा मैंने जो कहा था मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं दे यूजुअली हैव अ वेरी शार्प स्मेल, या दे हैव डिफरेंट क्या नाम है ऑइंटमेंट्स इन देम दैट रिपेल्स द मॉस्किटोज फ्रॉम बाइटिंग ऑन द स्किन, ठीक है। डिस्क्राइब और स्टेट में फर्क है। स्टेट में सिर्फ मैंने उनका सिर्फ बताना है कि वो ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, बस उनको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना। डिस्क्राइब में मैंने उनके बारे में बताना होता है कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, तो एक्स्ट्रा लिखने के अंदर टाइम ना ज़ाया किया करो अपना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया, हाँ एक ज़रूरी बात, और क्वेश्चन में कहीं जाओ से नॉट यूज़ किया होता है। हम लोग अक्सर जल्दी में पढ़ते हुए ना हमें सब कहता है कि भाई स्टेट 2 रीजंस वाई द गवर्नमेंट इज नॉट ए फॉरेस्टिंग दैट एरिया। अब जल्दी में हो सकता है हम उस नॉट को मिस कर दें, तो उससे हम लोग जो आंसर लिखे होंगे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उसका ध्यान करना है, ठीक है। इस तरह के जो फजूल मिस्टेक्स हैं उनका ध्यान करना है। फिर हमारे पास आ जाता है कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने के दे देता है, देखो अगर आपको उसने ग्राफ प्लॉट करने के दे दिया है ना, उसमें कुछ चीज़ों का आपने जो मेन ध्यान रखना है, ये जो अमूमन गलतियाँ हो जाती हैं बता देता हूँ आपको। मुझे यहाँ से क्वेश्चन को ढूंढने दो, मुझे ना कोई एग्जैक्टली क्वेश्चन मिल जाए जहाँ, हाँ देखो एक चीज़ तो ये है कि जब आपको ग्राफ प्लॉटिंग का देगा आपके एक्सेस सही मार्क लो। देखो एक्सेस में बात समझो, जो एक्स एक्सेस होगा वो अमूमन जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, ठीक है। यानी जिसके अंदर जो है यूँ कह लो ऐसा वेरिएबल जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आपसे मुराद ये कि जो सबसे पहले मैनिपुलेट हो रहा है, ऑटोमेटिक मैनिपुलेट नहीं हो, यानी उसको पहले मैनिपुलेट होगा जिसकी वजह से दूसरी चीज़ अफेक्ट हो रही है, वो एक्स एक्सेस पे आएगा। अमूमन जो उसने आपको टेबल दिया होगा ना, इसके अंदर आप यूँ समझ लें कि जो सबसे पहला कॉलम होगा ना, अमूमन यूजुअली, जरूर हमेशा जरूरी नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है कि जो टेबल वो आपको देगा उसका पहला कॉलम जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होगा, ठीक है, या वो ऐसी चीज़ का होगा जो डिस्टिंक्ट होगी, यानी कॉमन नहीं होगी हर एक के अंदर। उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उस चीज़ के साथ लिंक्ड होगा भाई, जैसे यानी वो उसकी वजह से तो चेंज हो रहा होगा या उसके बारे में स्पेसिफिक होगा, वो वाई एक्सेस के ऊपर आता है। एक्सेस की लेबलिंग के अंदर आपने उस चीज़ का नाम भी लिखना होता है, उसका यूनिट भी लिखना होता है, ठीक है। जैसे बर्थ रेट है, आप लिख देते हो बर्थ रेट, नीचे आप उसका यूनिट नहीं लिखते। अब भाई बर्थ रेट आप ओवर द ईयर थाउजेंड्स ऑफ बर्थ पर ईयर के हिसाब से बता रहे हो, मिलियंस ऑफ बर्थ पर ईयर के हिसाब से बता रहे हो, इस तरह उसने आपने दोनों साइडों के ऊपर जो है जहाँ पे उसका बनता है वहाँ आपने उसका यूनिट लिखना होता है। कुछ जगहों पे यूनिट नहीं भी होता, जैसे कंट्रीज का यूनिट नहीं हो सकता, ठीक है, कंट्री तो कंट्री होगा, बस आप कंट्री लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह आप हो सकता है कुछ का यूनिट ना भी हो। उसके बाद ये है कि अच्छा वो अगर आपसे की मांगता है, की में बेसिकली बात यह है कि आपसे वो अमूमन की तब मांगेगा जब एक ग्राफ के ऊपर आप एक या दो चीज़ें, दो से एक से ज़्यादा चीज़ें प्लॉट कर रहे हो, अमूमन इस तरह होता है। तो की में ऐसे यानी डिस्टिंक्ट की बनाना, यानी कि उसमें कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। बहुत सिमिलर चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, उससे कन्फ्यूजन होने का चांस होता है, ठीक है। होता तो वैसे वो नहीं भी करेगा, लेकिन ये चांस होता है। उसके बाद ये है कि आपको वो प्लॉटिंग करते वक्त जो है इतना मार्जिन ऑफ एरर देता है कि आप थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर आपको मौजूद होता है। उसके बाद ये है कि आप उसके ऊपर यानी एक बात ये बेसिकली वो आपको आधे स्क्वायर तक की जो आपका जो बार ग्राफ के स्क्वायर्स होते हैं ना, आधे स्क्वायर तक की टॉलरेंस वो आपको ऑफर कर देता है। वो भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ना भी करे, लेकिन कर सकता है, ठीक है। हाँ, जो आप प्लॉटिंग कर रहे हो ना उसमें कोशिश किया करो पूरे ग्राफ को यूज़ किया करो, यानी आप उसमें चीज़ों में गैप इतना डाला करो। अगर आपने 3 चीज़ें प्लॉट करनी है, 6 डब्बे हैं, तो आप हर चीज़ को 2-2 डब्बों के बाद प्लॉट कर दो, ठीक है। 3 चीज़ें प्लॉट करनी है, 9 डब्बे हैं, तो हर एक चीज़ को आप 3-3 डब्बों के बाद प्लॉट कर दो। मकसद ये कोशिश किया करो पूरा ग्राफ पेपर यूज़ करो। अगर पूरा नहीं भी करते ना तो एटलीस्ट आप कोशिश किया करो कि हाफ से ज़्यादा जो ग्राफ पेपर है वो आप यूज़ कर रहे हो, ताकि बहुत गुजलक ना हो। अक्सर उसके मार्क्स भी मेंशन कर देता होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास ये आ गया, देखो फिर वही बात है, जहाँ वो आपसे स्टेट का क्वेश्चन करेगा, स्टेट के क्वेश्चन में बताया कि आपने सिर्फ वहाँ उतनी बात के बारे में बताना जो बताया। अच्छा यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया हुआ है, ये क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट वाला। उसने वहाँ दिया हुआ है द स्टूडेंट सेड हार्वेस्टिंग ऑफ मेरीन स्पीशीज इज बीइंग मैनेज सस्टेनेबली, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये मेरे पास क्वेश्चन है उसी स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन 9C पार्ट, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है यहाँ, मेन बात ये है कि देखो उसने आपको कहा हुआ है, हाँ ये जरूरी बात है, ये क्वेश्चन की टाइप जो है ना, जहां पे वो आपको कहेगा टू व्हाट एक्सटेंट, जब भी आता होता है ना, एक बात समझना, जब भी वो आपको टू व्हाट एक्सटेंट कहता है, डिस्कस कहता है, इस तरह के वर्ड्स यूज करता है, तो आपने एक एनालाइज कहता है, तो आपने एक चीज की दोनों साइडों पे लिखना होता है, आपने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को पेश करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, पेपर में होते हैं 2 तरह के मार्किंग क्वेश्चन को, मैं 2 तरह के नाम दिए हुए हैं ओवरऑल कैम्ब्रिज के पेपर्स में, जेनेरिक तरीका है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं पॉइंट बेस्ड मार्किंग के, जैसे हमारे बाकी सारे क्वेश्चन अब चले हैं, यहाँ पे आपको एक्जैक्ट नंबर ऑफ जो है डिस्टिंक्ट बातें मांग रहा होता है।
कुछ होते हैं आपके जेनेरिक मार्किंग क्वेश्चंस जहां वो क्वालिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट को चेक कर रहा होता है कि भाई आप क्वालिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि यहाँ पे आपको जो है कोशिश, यानी जो यहाँ सिंपल अल्फाज स्ट्रेटजी है वो ये होगी, यू हैव टू स्टार्ट बाय राइटिंग ऑन वन साइड ऑफ द आंसर, किसी भी एक साइड को चूज कर लो। उसके बारे में आपने जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में, ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड तरीका मैं आपको ये कहूँगा, उनको आपने स्टेट भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है, एक्सप्लेनेशन इस हद तक करनी है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव ना हो जाए, ठीक है। बात को बात से कनेक्ट करके फिर आपने दूसरी साइड ऑफ द आंसर पे पूरी बातें लिखनी है। एंड में आपने एक रीजन कंक्लूजन देना है बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट यू हैव गिवन। नो कंक्लूजन इज अ रॉन्ग कंक्लूजन जब तक वो आपकी बातों से सपोर्ट हो रहा है, और हर कंक्लूजन गलत है जब तक वो आपकी बातों से सपोर्ट नहीं हो रहा। सिंपल सी इसमें वो है फिलॉसफी है। अगर आपकी बातों से कंक्लूजन सपोर्ट हो रहा है तो वो सही है, और अगर आपकी बातों से नहीं सपोर्ट हो रहा, बेशक आप दुनिया की सही तरीन बात कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। ये वाला उसमें सिंपल सी फिलॉसफी है, कोई इसमें यानी कि और रॉकेट साइंस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, मुझे पेपर के उसमें से देखने दो कि आपके पास फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स वाला तो खैर आसान चैप्टर है, बड़ा इजीली मिल जाता है। मिनरल्स, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर ना, मैं अगर पेपर की टर्मिंग करूँ, टर्मिंग से मुराद ये मैं उसको अपने ज़हन में डिवाइड करूँ ना, पेपर में से 70% कॉन्टेंट वो होगा जो आपका पाकिस्तान स्टडीज जो ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है ना आपने, अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करो तो उससे ओवरलैप कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर में बहुत सारा पार्ट वो होगा जहां आपका नॉलेज मैटर नहीं करेगा, वहां मैटर करेगा कॉमन सेंस मैटर करेगी। भाई तस्वीर जो उसने बना के दी हुई है, डायग्राम दी हुई है, जो उसने बनाने का कहा हुआ है, रीड करने का कहा हुआ है, उसको करना है, वहां भी आपका यानी कॉमन सेंस मैटर कर रही होगी। जो नॉलेज बेस्ड पार्ट है, जहाँ एक्यूट नॉलेज चाहिए ना, वो बहुत कम पार्ट ऑफ पेपर होता है। एक्यूट नॉलेज से मुराद ये है कि जो ऐसा नॉलेज हो जो सिर्फ आपने इस सब्जेक्ट के अलावा कहीं और ना पढ़ा हो, वरना ये सारी बातें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वाली आपने कहीं ना कहीं और पढ़ी होती हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जहां आपका जहन ये कह रहा है कि यार इसका मुझे डायरेक्ट आंसर जहन में नहीं आ रहा, जस्ट थिंक अबाउट इट नेचुरली, बहुत सारे नेचुरल पॉइंट्स वहां पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके इसमें जो देखो ना, जो आपका है ना सिलेबस है, मैं भी वही देख रहा था, इसके अंदर सिर्फ जैसे रॉक फॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक वाटर डिजीज के बारे में बात है, फिशरीज के बारे में जो स्पेसिफिक बातें हैं, उसके अलावा हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन वाली बातें हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं। इनके अलावा मोस्टली चीज़ें जो हैं, अच्छा प्लेट सिस्टम में हमारा यानी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग प्लेट्स ऑफ द वो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, अर्थक्वेक के डिफॉर्मेशन के रीजंस जो हैं, इस तरह की चीज़ें, ये तो वो हैं यानी जो बहुत स्पेसिफिक टू द सिलेबस हैं। उसके अलावा मोस्टली चीज़ें इस तरह की हैं जो कॉमन सेंस पे बेस्ड होंगी, आपको उसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट चीज़ें नजर नहीं आएंगी। अच्छा, जब आप मैथमेटिकली कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। परसेंटेज में आमतौर पे हम लोग गलती करते हैं, परसेंटेज चेंज है उसके अंदर देखो न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड करना होता है, ठीक है। अमूमन गलती होती है, बच्चे करते हैं न्यू माइनस ओल्ड ओवर न्यू, ये इस तरह की गलतियाँ ना करना, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इनमें अगर मार्क्स कटवा दोगे तो फिर क्या ही फायदा हुआ। बाकी इसमें से अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक का इशू है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या मेरा अब मैं फ़ोन इसके बाद ऑन करूँगा, मैं आज पूरा दिन तबीयत मेरी सही नहीं थी, मैं लेटा रहा हूँ, इसके बाद मेरा फ़ोन ऑन होगा, सुबह आपके पेपर तक ऑन रहेगा। जो जो आपने बातें पूछनी है, जो इशू आपने डिस्कस करना है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब आई विल बी अवेलेबल, होपफुली अवेलेबल, तो मुझे बता देना जो भी आपका इशू। और बेस्ट ऑफ लक, मुझे उम्मीद है पेपर अच्छा होगा। इसमें कोई ऐसा खास मसला नहीं है पेपर के अंदर। वैसे में एक दो टॉपिक्स मेरे जहन में थे, मैं उनके बारे में बात कर ही लूँगा, पर टाइम पड़ा है अभी, उनके बारे में बात करें कोई नुकसान नहीं है। एक सेकंड दें मुझे। देखो यार, सिंपल सी बात है, सर माइनिंग की डिफरेंट चीज़ें हैं ना, एक कॉमन सेंस की बात है, वो आपसे कहता है यार सरफेस माइनिंग या सब सरफेस माइनिंग के, अब आपने अगर बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स के ऊपर बात करनी है, कॉमन सेंस पे जाया करो। सब सर्विस माइनिंग का मतलब ये ज़मीन के अंदर जाना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ होगी, उसमें आप जो प्लेयर्स हैं उनको अफेक्ट भी ज़्यादा करोगे, उसके अंदर जो है आपके हेजर्ट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लॉग हो सकती हैं, उसके ऊपर आइए वो हो सकता है। सरफेस माइनिंग के नुकसान क्या हैं, बहुत सारे आपके जो मिनरल्स हैं वो सरफेस पे अवेलेबल नहीं होते। सरफेस माइनिंग के लिए जो है आपको पढ़ा भी होगा, बहुत ज़्यादा उसमें वो क्या ना वो करना पड़ता है वहाँ पे, यानी कि जो उसका इम्पैक्ट ऑन लैंड है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। माइनिंग के नुकसान बात आती है तो कॉमन सेंस यूज़ करना, उसका वेस्ट मटेरियल है, उसके अंदर माइनिंग के अंदर शोर बहुत ज़्यादा होता है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वहाँ पे हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, वहाँ पे वैसे नेचुरल हैजर्ड्स का मसला होता है। मैंने आपको दिखाया था पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स का आ रहा है ना वो 7 या 8 नंबर का आएगा, ठीक है। इतने मार्क्स के लिए भी आपने जो एक गिवन, अपनी बात यहाँ समझना, 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन में अमूमन वो 2 या 3 चीज़ों के बारे में पूछ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि 7 या 8 नंबर में से किसी एक गिवन चीज़ के ऊपर आपने मैक्सिमम 3 से 4 से 5 बातें आपने मैक्सिमम लिखनी है, ठीक है, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, बाकी आप चाहो लिखाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सब कुछ नहीं भी याद ना, तब भी आप हर क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ की जरूरत ही नहीं है। वो वाली बात कॉमन सेंस से बन का वही ना बात है, बहुत सारी बातें अप्लाई हो सकती हैं। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई ऐसी एक भी चीज़ है जो मतलब मुश्किल हो, ठीक है।
कोई चीज़ अगर जहन में आपके आ बता देना, मैं इसको जल्दी से अपलोड कर दूँ कि लेट हो जाएगी काफ़ी। बहुत शुक्रिया।